ओम सदाशिवसमारंभां श्रीशंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रणौमि नित्यं विद्याबुद्धिश्च देहि मे। नमो नमः मित्राणि, भवतानां सर्वेषां अद्यतनीयकक्षायां सुस्वागतं, वन्दनम्, अभिनन्दनम्। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर संस्कृत की कक्षा में संस्कृत भाषा को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक हम 6 कक्षाएं कर चुके हैं। ये हमारी 7वीं, आई थिंक 6वीं या 7वीं कक्षा है, मुझे क्रम याद नहीं है इसलिए क्षमा करें। आज हम जो है, हमने जो पुराने पाठ पढ़े हैं उनके आधार पे थोड़ा सा अभ्यास कार्य करेंगे। साथ में आज की कक्षा विशिष्ट है क्योंकि जो पुरानी जो कक्षा है उनके विषय में तो सब लोग कुछ ना कुछ जानते ही जानते हैं, लेकिन अगर हमारे धर्म शास्त्रों का, हमें अपने ग्रंथों का अगर अध्ययन करना है तो हमें व्याकरण का, संस्कृत व्याकरण का सामान्य ज्ञान बहुत आवश्यक है। और उसी संस्कृत व्याकरण में जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वो है संधि। ठीक है, तो जो संधि अगर जानता है तो हम कहते हैं कि उसे जो संस्कृत व्याकरण है वो लगभग 50% आ गई। मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर हम संस्कृत व्याकरण को अलग अलग 2 भागों में, एक भाग में यानी 50% में केवल संधि ही आती है, अन्य सभी समास, कारक, प्रत्यय इत्यादि वो 50 में आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि संधि पढ़ना कितना महत्व का विषय है। इसलिए मैं चाहूंगा कि अब जो लोग जुड़े हैं, चाहे वो नए हों चाहे पुराने हों, पूरे ध्यान से पढ़ें और जो भी कार्य आपको दिया जाएगा या सिखाया जाएगा उससे संबंधित कोई प्रश्न हो, कोई समस्याएं हो तो बिल्कुल निसंकोच आप पूछें, क्योंकि प्रश्न करने से ही हम सीखते हैं। आप बिल्कुल ये ना सोचें कि अगर मेरा जो प्रश्न है बहुत मतलब निम्न स्तर का होगा तो लोग मुझे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जिनको सोचना है सोचने दीजिएगा। कोशिश करिएगा पूरे ध्यान से पढ़ने। तो अभी आज की कक्षा प्रारंभ करूं मैं, उसके पूर्व अभी तक हमने जो पढ़ा है उसका मैं छोटा सा एक परीक्षण आप लोगों के लिए करना चाहता हूं। तो जो पूर्व छात्र हैं जिन्होंने पहले पढ़ा है उन लोगों से मेरा निवेदन है कि कृपया वे इस अभ्यास कार्य को करें। इसके अतिरिक्त जो नए हैं अगर वे कर सकते हैं तो वे भी कर सकते हैं। तो आज की हम अपनी कक्षा प्रारंभ करते हैं। एक बार कोई बता दे क्या मेरी स्क्रीन ठीक से दिख रही है आप लोगों को? हेलो जी, चलिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ हिंदी में वाक्य लिखे हैं। अभी तक हमने सभी कक्षाओं को मिलाकर वाक्य बनाना सीखा। ये बहुत ही सरल वाक्य हैं। जो जो हमने पढ़ा है उसी के दायरे में रहते हुए मैंने इन वाक्यों को बनाया है। तो मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से, आप इन वाक्यों को देखें और प्रयास करें, प्रयास ना करें, करें ही। ठीक है, ये समझ लीजिए आज्ञा है। इनको आपको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। आप लोगों के पास समय है 5 मिनट का। 4 वाक्य हैं, आप, मुझे लगता है आप बना सकते हैं। तो अभी आप जो है बनाना स्टार्ट। हिंदी में एक बार मैं पढ़ देता हूँ। भारत में पर्वत हैं। दूसरा वाक्य है, मैं दीपा के घर जाऊंगा। दीपा यहाँ किसी लड़की का नाम। तीसरा है, तुम हाथों से पाठ को लिखते हो। और चौथा अंतिम वाक्य है, छात्र मंदिर जाएंगे। इसमें हिंट आपके लिए ये है कि ये लट लकार और लृट लकार के ही वाक्य हैं। और इन तीनों चारों वाक्यों में मैंने प्रयास किया है कि मैं तीनों पुरुषों का और एक वचन और बहुवचन का प्रयोग कर सकूं। तो ये उस पर आधारित वाक्य हैं। आप बनाना शुरू कर रहे हैं, मैं वहां पे आपका पहले चेक करूंगा, उसके बाद हम जो है पढ़ेंगे। हाँ, छोटी छोटी गलतियां जी, वो आप देखिए। थैंक यू। संस्कृत की एक विशिष्ट विशेषता मैं आपको बताता हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये विशेषता अन्य किसी भाषा में होगी। इसकी विशेषता ये है कि जब आप इसको पढ़ते हैं और आप जब गलतियां करते हैं, ये स्वयं आपको पता चल जाती है कि यार मैंने यहाँ पे गलती। कई सारी भाषाओं को बोलते समय आपको एहसास नहीं होता कि मैं यहाँ गलत।
क्यों इसमें ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें उच्चारण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। दूसरा ये इसकी जो संरचना है वो कुछ इस प्रकार की है कि जहां आप गलती करेंगे आपको स्वयं ही पता चल जाएगा, अगर आप ठीक से सीखे हैं। इसमें आपको किसी जी। आचार्य की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये इसकी एक विशेष जो मैं मतलब स्वयं से अनुभव करता हूँ, ये शायद कहीं लिखी ना हो ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने जो अनुभव किया है कि जब हम कुछ करते हैं तो हम खुद से ही गलती करते हैं। चलिए, तो अभी तक 5 मिनट से ज्यादा का समय हो गया है, एक भी व्यक्ति ने 4 में से एक भी वाक्य नहीं बनाया। तो मुझे नहीं लग रहा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप लोग सीख रहे हैं। जी, थैंक यू आचार्य जी। जी जी, धन्यवाद। तो चलिए, मैं कुछ पुराने छात्रों को देखता हूँ जो दिख रहे हैं। यहाँ तो ये सब नए हैं। सही तो मैं नाम जानता नहीं हूँ। हाँ, मैडराइनो जी ये कल नहीं थे कक्षा में, और ऑप्टिमस ये भी नहीं थे। हाँ, सोनी जी थे। सोनी जी वाक्य बनाए आपने? अच्छा, शायद कहीं व्यस्त हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो चलिए हम एक काम करते हैं, मैं ही आपको वाक्य बना के दिखाता हूँ। अच्छा, भारतीय जी टाइप कर रहे हैं, सोनी जी भी टाइप कर रहे हैं। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारा समय जो है वो व्यर्थ जाए। अच्छा, आप लोग चाहें तो बोल के भी टाइप कर सकते हैं, ये तो आपको पता है ना। चलिए, अभी नरूटोस जबरा, अच्छा ये तो हमारे ब्रह्म राक्षस हैं। भारतस्य भारतस्य पर्वताः सन्ति। तो भारतस्य, तो देखिए पहले वाक्य में क्या है, भारत में लिखा है। मैं कौन सी विभक्ति में आता है? सप्तमी अधिकरण में, पेपर। तो यहाँ भारतस्य में षष्ठी आपने कर दी है, तो वहां हाँ, सप्तमी सॉरी कर रहा। सॉरी 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 सॉरी। भारते। हाँ, मैंने देखिए जानबूझ के भारते। वो कारक चिन्हों को लिखा है। हाँ, हाँ। थोड़ा प्रॉब्लम है अभी। अच्छा, जी जी, कोई नहीं। आप कौन बोल रहे हैं? पहले आपका नाम बता दें, जो भी आपका यहाँ पे। हाँ, भारतीय भारतीय नाम है मेरा। हाँ जी जी, भारती जी बताएं। हाँ, तो पहला वाक्य है भारत में पर्वत है। तो ये जी। हो जाएगा भारते पर्वतः अस्ति। नहीं, पर्वत हैं बहुवचन है, देखिए अ, बहुत सारे पर्वत सन्ति। हैं। पर्वतः तो क्या आ जाएगा फिर सर? पर्वताः सन्ति। पर्वतः पर्वतः हाँ सन्ति। जी। ओके। दूसरा दूसरा। वाक्य है मैं दीपा के घर जाऊंगा। मैं दीपा के घर जाऊंगा। अहम जी। दीपायाः गृहं गमिष्यामि। हाँ, वेरी गुड, ये सही बताया आपने। अब जो, एक सेकंड रुक जाइएगा, जो लोग नहीं लिख पा रहे हैं या बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो भारती जी को सुन लें, उससे आप अगर गलती कर रहे होंगे तो स्पष्ट हो जाएगी। जी, अगला वाक्य बताएं। तुम हाथों से पाठ लिखते हो। तो जी। यहाँ हो जाएगा त्वम हस्तेन पाठम लिखासी। हाँ, अब हस्तीन, यहाँ पे मैंने लिखा है हाथों, है ना, बहुवचन में है। तो हाथ कितने होते हैं हमारे? 2 होते हैं, इसलिए यहाँ पर हाथों में कौन सा वचन लगाना पड़ेगा? द्विवचन। तो सही वाक्य होगा कि त्वम हस्ताभ्याम हस्ताभ्याम। पाठम लिखसी। और लिखते हो तुम है, तुम के लिए बताया था, तुम शब्द जहां पे आएगा वहां पे मध्यम पुरुष होगा। तो सही वाक्य होगा कि तुम हस्ताभ्याम पाठम लिखसी। ये सोनी जी, लिखती पाठम। आपने लिखा है, यहाँ पर लिखसी होना चाहिए, क्योंकि तुम के साथ मध्यम पुरुष आता है, कल की कक्षा में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इसको आप सही कर लें। अच्छा, अगला वाक्य बताएं भारती जी। छात्र मंदिर जाएंगे। छात्र मंदिर जाएंगे। तो यहाँ छात्र अनेक वचन है, मतलब जी। छात्राम मंदिरम गमिष्यांति। नहीं, छात्राम नहीं होगा, छात्र पुल्लिंगवाची है, राम के जैसे। छात्रः छात्रौ छात्राः, तो छात्राः छात्राः। मन, हाँ, छात्राः। ओके। छात्राः मंदिरम, मंदिर को, क्योंकि जाने का उनका कर्म क्या है? मंदिर है। और जाने के लिए मंदिर। धातु होती है गम। और किस लकार में है ये? लृट लकार में, ना, लिट भविष्य काल है, जाएंगे। तो क्या हो गमिष्यांति। जाएगा? गमिष्यन्ति, वेरी गुड। गमिष्यांति। हाँ। हाँ, छात्राः मंदिरम गमिष्यन्ति नहीं होगा, हाँ गमिष्यन्ति, सॉरी, गमिष्यन्ति, ओके। चलिए, तो एक बार आप लोग सब मिला लें कि भारत में पर्वत हैं, तो होगा भारते पर्वताः सन्ति। मैं दीपा के घर जाऊंगा। अहम दीपायाः गृहं गमिष्यामि। यहाँ पे मैं के साथ मैंने गमिष्यामि क्यों लगाया? क्योंकि मैं जो है वो उत्तम पुरुष है, और उत्तम, सॉरी, मैं जो है अस्मत् शब्द है, और अस्मत् शब्द के साथ उत्तम पुरुष आता है। तो अगला वाक्य है, तुम हाथों से पाठ को लिखते हो। त्वम हस्ताभ्याम पाठम लिखसि। और छात्र मंदिर जाएंगे, अर्थात छात्राः मंदिरम गमिष्यन्ति। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा।
अच्छा, ये जो अभ्यास कार्य मैंने इसलिए नहीं दिया कि मैं आपका टेस्ट लेना चाहता हूँ, मैंने इसीलिए दिया कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कितना आ रहा है। एक बार अपना जो सेल्फ क्या बोलते हैं असेसमेंट जरूर करें और देखें कि जो हम पढ़ रहे हैं वो कितना सीख रहे हैं। चलिए, खैर, अब हम आते हैं हमारी आज की कक्षा पे। कहाँ गया स्क्रीन? वॉइस चैट में आएगा। चलिए, आज की जो कक्षा है बड़ी हमारी महत्वपूर्ण है, इसका आप विशेष ध्यान रखें और अच्छी से पढ़ने का जो है चाहता हूं कि आप लोग देख। क्या हो रहा है भाई? चलिए, इधर से आएगा, इसको हम कहाँ से डिलीट, अच्छा यहाँ से नीचे से डिलीट कर। चलिए, तो नीचे कर दो, इसकी आवश्यकता नहीं है। चलो, हम इसको स्क्रीन को तिरछा कर देते हैं इस हिसाब से। एक सेकंड रुकें, थोड़ा सा ऊपर कर लेते। चलिए, तो जी आचार्य, जी जी आचार्य बताएं। जी मैं डाउट पूछ सकती हूँ आपसे? अभी पूछना है आपको? जी पूछ लीजिए। हाँ जी, हम चतुर्थी विभक्ति जो है वो दान के अर्थ में के लिए यूज करते हैं, पर अगर हम मतलब दान के अर्थ में नहीं हो, मतलब कुछ प्राप्त करने के अर्थ में हो कि मैं हेल्थ गेन करने के लिए व्यायाम करती हूँ अलग से, तो हाँ, तब वहां भी पे वो चतुर्थी कैसे होगी। होगा? तब भी तब भी वहां चतुर्थी चतुर्थी। होगा? हाँ, जहाँ पे अच्छा। हम के लिए प्रयोग करेंगे ना, वहां चतुर्थी होगी। दान तो उसका क्या है, एक विशिष्ट वो है, उपयोग है कि जहाँ पे दान होगा वहां तो चतुर्थी करना ही करना है, और अन्य के लिए भी, जी। सामान्य उपयोग के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है जी। ओके। चलिए, थैंक यू। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संधि, और ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, और आगे की जितनी कक्षा हैं वो भी महत्वपूर्ण होने वाली हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि सब लोग जुड़े रहें। अब संधि कहते किसे हैं? कोई भी जो व्यक्ति संधि जानता है या संधि के बारे में जानता है, एक बार मुझे बता दे, कि मैं ताकि चेक कर लूं कि आप लोगों का क्या कॉन्सेप्ट है संधि के विषय में। आप संधि किसे कहते हैं आप लोग? कोई भी एक व्यक्ति वो जो जो बोलना चाहे। वो जो दो शब्दों कोई को जोड़ दो के एक चीजों में को लिखा जाता जोड़ने। है। हाँ, दो चीजों को जोड़ना एक आंसर आया। ठीक है, एक और कोई बोल रहा था, ब्रह्मराक्षस जी आप बोल रहे थे शायद। वही मैं दो शब्दों को जोड़ने के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा था भैया। हाँ, आप दो शब्दों को जोड़ रहे हैं, महोदया जो है दो, बस दो चीजों को जोड़ रही हैं, और कोई अन्य व्यक्ति इन दो मतों से कोई भिन्न मत रखता हो, संधि किसे कहते हैं? जी, ये दो दो शब्द, जो मतलब शब्द भी नहीं वही कहना सही रहेगा, उचित रहेगा, क्योंकि सार्थक या जो सार्थक नहीं है, ऐसे दो अक्षरों के समूह को, यानी शब्द या अक्षरों के समूह को जोड़कर कोई मोर कॉम्प्लेक्स सार्थक शब्द बनाते हैं, तो उसके लिए संधि क्रिया का उपयोग कर संधि करते हैं, तो होता है। जी जी, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत हद तक आप सही थे। तो जो संधि है, इसकी हम अगर पारिभाषिक शब्दावली का उपयोग करते हुए बताएं, तो संस्कृत में संधि, देखिए पहले चलो हम एक सामान्य अर्थ कर लेते हैं कि संधि कहते किसे। तो संधि का अर्थ होता है जब जहां भी कोई भी दो वस्तुएं, या आप कह लीजिए व्यक्ति अथवा वस्तु, या हमारे शरीर का अंग ही मान लें, कहीं पे कोई जुड़ता है, कोई भी दो चीजें जो आपस में मिलती हैं, उन्हें हम कहते हैं संधि। यथा उदाहरण के लिए हम एक लौकिक उदाहरण ले रहे हैं, जैसे दूध में हमने पानी को मिला दिया, जल को हमने उसमें मिलाया, तो वो क्या हो गई? जल और दूध की संधि हो गई। अब आप अपनी कलाई को देखें, तो ये जो कलाई है हमारी, वो हमारे किससे, बाहों से, हाथ से हमारे जुड़ी हुई है। तो जो कलाई और बाह का जो, जहाँ पे वो जुड़ रही है, उसी को हम क्या कहेंगे? उसकी संधि कहेंगे। जहां पर कोई दो चीजें मिलती हैं उसे हम संधि कहते हैं। ये हमारा एक सामान्य ज्ञान के लिए था। संस्कृत व्याकरण में संधि किसे कहते हैं? जैसे कि अभी हमारे भारती जी शायद बोल रहे थे, उन्होंने बताया कि जहां पर दो एक तो शब्दों का उन्होंने उपयोग किया था, कि जहां दो शब्दों को मिलाएं, मतलब शब्दों से उनका कहने का अर्थ था कि वो सार्थक शब्द होने चाहिए। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं पहले, फिर समझने का प्रयास करेंगे। तो दो शब्दों को जहां पे मिलाया जाए, और एक बात और उन्होंने कही, वर्णों को मिलाया जाए। तो मैं यहाँ एक चीज स्पष्ट कर दूं कि संधि में, याद रखिएगा जो बताने लगा हूँ, संधि की पहली कक्षा है, और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने पहली कक्षा को ठीक से पढ़ा, तो आगे जितनी भी आप संधि करोगे आपको कहीं समस्या नहीं। संधि में याद रखिएगा, शब्दों को हम नहीं मिलाते हैं, अपितु किसको मिलाते हैं? वर्णों को मिलाते हैं।
अब वर्ण क्या है, तो ये हम पहली कक्षा में ही पढ़े थे। ठीक है, तो वर्ण किसे कहते हैं, जो स्वर और व्यंजन है ना, और उनमें भी हम स्वरों को तीन भागों में बांटते हैं, व्यंजनों को हम और भी, जैसे वर्गीय व्यंजन है, यण है, सल है, इत्यादि भागों में बांटते हैं। तो जिनको नहीं पता है संस्कृत के वर्ण, वो उनको याद कर लें, और जिनको याद है वो उससे अपना माइंड लगा के एक बार देख लें। तो संधि में याद रखें किसका मेल किया जाता है, वर्णों का, ना कि शब्दों का अथवा पदों का। अब जो संधि है, अब किसी चीज को अगर जानना है तो हमें उसके भेद के विषय में पता होना चाहिए। तो संधि जो है ये सबको ही पता होगा, ये बड़ी सामान्य सी बात है। तो हिंदी में भी ऐसा होता है और संस्कृत में भी ऐसा है कि जो संधि है उसके प्रमुख 3 भेद माने गए हैं। कितने भेद माने गए हैं, 3 भेद। ठीक है, तो अब मैं इसको संख्या में अगर बोले तो त्रयः भेदाः। ठीक है, मैं आपको संख्या भी पढ़ाऊंगा एक दिन, संख्या की क्लास भी आप मुझे करनी, उसमें थोड़ा सा बाकी तो सबको आती है लेकिन थोड़ा सा उसमें कुछ भेद है, वो हम स्पष्ट करेंगे। तो इसके 3 भेद हैं संधि। कौन कौन से हैं, अगर आप लिख रहे हैं तो सब अच्छी बात है, नहीं लिख रहे हैं तो आपको पता ही होगी। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन, और तीसरा होता है विसर्ग। तो थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, ज्यादा पता चल रहा है। चलिए, तो स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ये 3 संधि के प्रमुख भेद माने गए हैं। अच्छा, जो स्वर संधि है इसका एक दूसरा नाम भी कहा जाता है, इसको हम कहते हैं संस्कृत में अच संधि। अच्छा, ये अच क्या है, ये एक प्रत्याहार है। प्रत्याहार क्या होते हैं, जो महेश, आपने सुना होगा कि जो पांडित जी ने जब व्याकरण की रचना की तो उनको एक कथा प्रचलित है, एक कहानी प्रचलित है कि उनको भगवान शिव की डमरू से वो 14 सूत्र प्राप्त हुए, और उन्हीं 14 सूत्रों से उन्होंने संपूर्ण व्याकरण की रचना। उसमें एक प्रत्याहार मतलब एक प्रारंभ का वर्ण लेते हैं और एक किसी दूसरे सूत्र का अंत का वर्ण लेते हैं, तो उसको मिलाकर एक प्रत्याहार बनता है। तो जो ये अच प्रत्याहार है, इसके अंतर्गत जितने भी स्वर हैं, है ना, कहाँ से कहाँ तक हम पढ़ते हैं, आ से लेके औ तक। ठीक है, ये जितने भी स्वर हैं ये इसके अंतर्गत आ जाते हैं, इसलिए इसको स्वर संधि को हम अच भी कहते हैं। अच्छा, जो व्यंजन है इसका दूसरा नाम संस्कृत में होता है हल संधि। तो ये जो हल है, हल हल भी एक प्रत्याहार है, और हल में क्या होता है, का से लेके ना, का से लेके जितने भी व्यंजन है ना, कहाँ तक है व्यंजन संस्कृत में, तो वो सल वर्णों तक है, हाँ तक। ठीक है, अगर आप हिंदी की वर्णमाला देखेंगे तो उसमें तो छ, त्र, ज्ञ, इनको भी वर्ण माना गया है, परंतु संस्कृत में इनको वर्णमाला का वर्ण ना मान के संयुक्त व्यंजन माना गया है। तो का से लेके ह तक जितने भी वर्ण है वो इसके हल के अंतर्गत आ जाते हैं, इसलिए इसको हल संधि भी कहते हैं। और विसर्ग तो विसर्ग है ही है। ठीक है, तो ये आपको आई थिंक पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो आप इसको नोट करें। चलिए, अब हम जो है आगे आगे चलते हैं। तो संधि के हमने सीखा, संधि के 3 प्रमुख भेद हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। तो अब जैसे कि जो सबसे पहली संधि है, यहीं से स्टार्ट करते हैं, स्वर संधि। इसके प्रमुख 8 भेद माने गए। कितने भेद माने गए हैं, 8। ठीक है, तो जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, स्वर, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो आ से लेकर, तब मैं यहाँ लिखता हूँ आ से औ पर्यंत जितने भी स्वर हैं। अब इसमें कौन कौन से स्वर आ गए, एक बार आप स्वर वर्णों को याद करें। ह्रस्व आ ई उ री री, और दीर्घ में दीर्घ आ ई उ री, और संयुक्त व्यंजनों में ए ऐ ओ औ। तो ये वर्ण आ गए हैं। तो ये जितने भी वर्ण हैं, अगर ये आपस में मिलेंगे, वर्ण आपस में क्या होंगे, संधि का मतलब क्या है, मिलना। तो जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आ से जो है ई मिल गया, ठीक है, या आ से मान लीजिए हम देख रहे हैं औ मिल गया। तो जब स्वर आपस में मिलेंगे तो इसी को हम क्या कहेंगे, इनकी संधि कहेंगे। और चूंकि ये स्वर आपस में मिल रहे हैं इसलिए इसको क्या कहा जाता है, स्वर संधि। तो ऐसा करता हूं, आप समझ गए होंगे स्वर संधि किसे कहते हैं। तो जहां स्वर वर्णों का मेल हो उसे स्वर संधि कहते हैं। चलिए हम अब सीधे विषय पर आते हैं। आज की जो हमारी मैं यहाँ पे सारे भेदों के नाम नहीं बता रहा हूँ, आप चाहें तो इंटरनेट से देख सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं दीर्घ संधि। तो इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, दीर्घ का हिंदी अर्थ होता है बड़ा। दीर्घ का हिंदी अर्थ क्या होता है, बड़ा, है ना। तो सबसे पहली संधि है स्वर संधि में दीर्घ संधि।
इसके व्याकरणिक सूत्र को मैं नहीं बता रहा हूं, अगर बस ऐसे बोल देता हूं। इसके लिए सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घा, ठीक है, लेकिन उसकी व्याख्या में हम नहीं जाएंगे, हम सामान्य रूप से। तो दीर्घ संधि में क्या होता है, अब आप लोग जो है थोड़ा स्वर चार्ट को याद करें। यहाँ पर एक थ्योरी है जो मैंने अपने बच्चों के लिए बनाई है, वो आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ। कहाँ गया, ये नहीं था, एक सेकंड रुकिएगा, मैं निकाल दूं इसको, डाउनलोड में आएगा जी। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये हमारे सभी जो हैं स्वर वर्ण हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ह्रस्व स्वर हैं, ठीक है, आ ई उ री री। यहाँ पर दीर्घ स्वर हैं, आ ई उ री, ये चार हमारे संयुक्त स्वर हैं, ठीक है। तो अब जो थ्योरी है, चूंकि बच्चों को पढ़ाना पड़ता है इसलिए मैं इसको बहुत सरल बना देता हूँ। तो इसके लिए एक सेकंड रुकिएगा, मैं फिल्टर लगा दूं इसमें। इसके लिए मैंने जो थ्योरी बनाई थी वो समझिए, इससे आपको क्या है, इससे आप कभी भूलेंगे नहीं। तो इसमें होता क्या है कि अभी हम समझ रहे हैं कि ये जो स्वर वर्ण है ये सभी एक परिवार है, ठीक है? एक परिवार के सदस्य। अच्छा, परिवार में क्या है, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख लेते हैं कि जो ये आ है, ठीक है, ह्रस्व आ छोटा भाई है, और जो बड़ा आ दीर्घ आ है ये उसका बड़ा भाई। तो ये एक परिवार हो गया, मतलब आ और आ का। उसी प्रकार ई और ई का हो गया, उसी प्रकार ऊ और ऊ का हो गया, उसी प्रकार री और री का हो गया। अब बच गया यहाँ पर ये री। अब ये कहाँ जाएगा भैया, तो इसको समझने के लिए आप ऐसा समझें कि ये जो री और री है, यानी कि ह्रस्व री और दीर्घ री, ये दोनों जो हैं एक ही परिवार के सदस्य हैं। और ये री जो है इनकी बुआ का लड़का है, और ये इनके घर में घूमने आया हुआ है, ऐसा समझ लें आप फिलहाल के लिए, ठीक है। तो ये मतलब समझ लीजिए एक ही परिवार, री, सॉरी री, मतलब ह्रस्व री, दीर्घ री और री, ये एक ही परिवार में है। अच्छा, अब ये जो ए आई ओ औ हैं, ये एक मतलब उसी परिवार के सदस्य हैं, परंतु ये दूसरे मोहल्ले में रहते हैं ना, बगल वाले घर में या दूसरे मोहल्ले में, ऐसा समझ। तो अब यहाँ हो क्या रहा है कि भैया जो आ और आ है, यानी छोटा भाई और बड़ा भाई, हमने अक्सर देखा होगा आपस में ही लड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में क्या हो रहा है, झगड़ा चल रहा है। पहली जो संधि हम समझने लगे हैं दीर्घ संधि, इन दोनों में आपस में मार कुटाई चल रही है। कैसे, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अच्छा, ये जो थ्योरी बता रहा हूं मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, उसको सही मत मानिएगा, ठीक है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा उठा के बगल में कर देता हूँ। ये मैं से दिखाना नहीं चाह रहा था मैं, लेकिन मैं चाहता था कि आप लोग जो है क्या करें, याद कर लें इसको, चार्ट को अपने मन में बिठा लें। तो अब सबसे पहला उदाहरण हम देखते हैं, देव प्लस आलयः, देव प्लस आलयः, ये हमारा पहला उदाहरण। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, अच्छा एक चीज जो आपको याद रखनी, संधि में फिलहाल समझने के लिए कम से कम दो पद होने चाहिए। पद का मतलब जिनका कुछ अर्थ हो। तो यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं, तो ये जो पहले नंबर पे है, इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, देव। तो ये कौन सा पद हो गया, प्रथम पद, ठीक है। इसको हम क्या संज्ञा दे रहे हैं, इसका नाम क्या दे रहे हैं, प्रथम पद। इसको जरूर याद रखिएगा इस थ्योरी को, क्योंकि ये सारी संधियों में लगे। तो ये प्रथम पद है, और ये जो आलयः, ये जो है ये नंबर दो पर है, इसलिए कौन सा पद हो गया, संस्कृत में दूसरे को बोलते हैं द्वितीय, तो ये द्वितीय पद हो गया। अच्छा, कहीं कहीं इसको हम इसी पहले वाले को हम कह देते हैं, क्योंकि पहले नंबर पे है इसलिए हम इसको कह देते हैं, एक सेकंड थोड़ा सा इसको ऊपर करूं, हाँ, इसको हम कह देते हैं पूर्व पद। पूर्व पद क्योंकि पहले है, और ये चूंकि बाद में है इसलिए हम इसको कह देते हैं उत्तर पद। अब से मैं अगर आपको ये टर्म इस्तेमाल करूं, मतलब ये संज्ञाएं जो मैंने दी हैं इनको अगर उपयोग करूंगा, तो आपको क्या करना है, अगर मैं बोलता हूं प्रथम पद तो आपको इस वाले शब्द को लेना है, अगर मैं बोलता हूं उत्तर पद तो आपको इस वाले शब्द को। इसका आप जो है विशिष्ट ध्यान रखेंगे सभी लोग। इन पद ये जो प्रक्रिया मैंने बताई इसको याद रखिए, क्योंकि ये हर एक संधि में काम पड़ने वाली। तो हमारा उदाहरण था देव प्लस आलयः। अच्छा, अब देखिए ये जो पहला पद है देव, ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे हैं देव। अब मेरा प्रश्न ये है कि ये जो देव पद है, ठीक है, किससे पूछूं मैं, पृथ्वी जी, अगर आप सुन रहे हैं तो आप बताएंगे। चलिए, तो ये जो देव पद है, प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, आप बताइएगा माइक खुल के कि ये देव पद है, यानी जो पहला पद है, इसका अंतिम वर्ण यानी अक्षर, अंतिम अक्षर क्या है बताएं।
ये जो देव शब्द है या देव पद है, इसका अंतिम अक्षर क्या है, अंतिम लेटर? ये ट्रुथ जी नहीं है क्या? अंतिम अंतिम अक्षर है अ। ये किसने बोला? सोल। सोल जी, हाँ। तो आप शायद पहली कक्षाओं में थे आप? नहीं। हाँ, तो फिर आपने कैसे बताया? अब आपको ये प्रमाणित करना है कि इसमें आ है, क्योंकि मेरे को तो यहाँ ब दिख रहा है। क्योंकि क्या कहते हैं, हर इसमें ना जो काका काका होता है उसके पीछे प्लस में अ होता है संधि में। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और कोई बताना चाहेगा कि यहाँ पर आ क्यों है? क्योंकि मेरे को तो यहाँ भैया लास्ट में बा दिख रहा है, वाह, वकारस्य दंतोष्ठम जी। और कोई स्पष्ट करना चाहेगा कि पहले पद का अंतिम वर्ण आ ही क्यों है? क्योंकि व के नीचे हलंत नहीं है, तो जब पूरा बोलेंगे तो अ उसमें इंक्लूडेड है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपने पहले ही कक्षा की थी क्या? हाँ हाँ, वो लास्ट की दो नहीं की, फर्स्ट शुरुआत की, लास्ट की दो नहीं कर पाई मैं, जी, शुरू की थी। एक कक्षा में आपको मैंने बताया था पदच्छेद या वर्ण विच्छेद, वो आपने देखा था क्या? हाँ हाँ, तो वर्ण विच्छेद में देखिए, वो वर्ण विच्छेद हमने पढ़ा क्यों था। देखिए, आपने उत्तर सारे सही दिए, गलत कोई नहीं है। वो हमारे जो सोल भाई थे उन्होंने भी सही उत्तर दिया, ठीक है। लेकिन क्या है समस्या, मैं जो चाह रहा था वो उत्तर चाहिए था मेरे को। मतलब आप जानते सब कुछ हैं, लेकिन मैं चाह रहा था कि जो पढ़ा है उसमें से आप उत्तर दें। तो अगर आपने देखा हो वर्ण विच्छेद में हमने क्या सीखा था कि हर एक वर्ण का कैसे कैसे विच्छेद करना है। तो ये जो देव शब्द है, इसका अगर हम वर्ण विच्छेद करें किस प्रकार होगा, द हलंत, दा में कौन सा वर्ण है, ए। फिर आता है उसके बाद वकार, है ना। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, एक सेकंड रुके। और अंत में वा में कौन सा वर्ण मिला हुआ है, आ वर्ण मिला हुआ है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये जो देव पद का हमने जो वर्ण विच्छेद किया, अब इसका अंतिम वर्ण क्या हुआ, तो हुआ आ। ठीक है, उत्तर आपने सब सही दिए थे, लेकिन हम प्रक्रिया के माध्यम से चल रहे हैं, इसलिए मैं चाह रहा था कि आप स्थापित कर देते कि भाई जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तब इसका अंतिम वर्ण क्या होगा, रस्व आ। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप लोगों ने सही उत्तर दिया। चलिए, अब आपको समझ में आया कि हमने वर्ण विच्छेद क्यों पढ़ा था, ताकि हम प्रत्येक वर्ण का अंतिम वर्ण जो है निकाल सकें। और वर्ण विच्छेद का आप अभ्यास करते रहिएगा, उससे क्या होगा, जब आप कोई भी शब्द देखेंगे तो वो आपके माइंड में ही जो है कैप्चर हो जाएगा। जैसे हम साइकिल चलाना सीखते हैं, तो जब एक बार हम सीख लेते हैं तो फिर उसको हम भूलते नहीं। तो उसी प्रकार जब हम बार बार अभ्यास करेंगे तो कोई भी हम शब्द देखेंगे तो उसका वर्ण विच्छेद हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक हो जाएगा। चलिए, इसका जो, अरे क्या हुआ भाई, हाँ, इसका जो पहला माफ कीजिए अंतिम वर्ण है, यानी जो पहला पद है, इसका अंतिम वर्ण हुआ ह्रस्व आ। अब देखिए यहाँ पर जो आलयः शब्द है, इसका जो पहला वर्ण है, पहला वर्ण यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं क्योंकि स्पष्टता दिख रहा है। इसका जो पहला वर्ण है वो क्या है, दीर्घ आ। ओके, इसका जो दूसरे पद का जो पहला वर्ण है वो है दीर्घ आ। पहले वर्ण का अंतिम, सॉरी, पहले पद का अंतिम वर्ण है ह्रस्व आ। तो ऐसी स्थिति होने पर, मैंने पहले ही बता दिया है आपको, संधि संधि किस किस के बीच में होती है, दो वर्णों के। जब दो वर्ण आपस में मिलते हो तो उसे हम कहते हैं संधि। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो पहले पद का अंतिम वर्ण है अ, दूसरे पद का जो पहला वर्ण है अ, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, इसलिए इन दोनों में क्या हो जाएगी, संधि हो जाएगी। अब यहाँ से हम संधि के नियम सीखना प्रारंभ करें। तो नियम क्रमांक 1, अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लें। क्या बता रहे हैं कि यदि ह्रस्व आ के बाद दीर्घ आ हो, यानी छोटा भाई अगर बड़े भाई से लड़ रहा हो, तो अक्सर देखा गया है कि बड़ा भाई जीत जाता है, ताकतवर होता है। कई बार छोटे भाई भी जीत जाते हैं, अपवाद है, क्योंकि उदाहरण है इसलिए इसमें लॉजिक ना ढूंढिएगा। तो आ है, वो समझ लीजिए जीत गया। तो क्या हुआ कि इन दोनों के मिलने से क्या बन जाता है, दीर्घ बन जाता है। दीर्घ यानी कि बड़ा आ बन जाता है इन दोनों के मिलने से। जैसे कि हम दुग्ध में अगर जल मिला देते हैं तो जो जल भी वो जो है वो दुग्धमय हो जाता है, वो भी दूध बन जाता है। इसलिए इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो क्या बन के जाता है हमारे पास, दीर्घ आ। ठीक है, तो इस प्रकार इन दोनों के मिलने से क्या हो गया, दीर्घ। अच्छा, अब एक चीज जो हमें याद रखनी है कि जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये दोनों जो है यहाँ से क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। ये दोनों यहाँ पर उपस्थित नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपस में मिलके एक नया इन्होंने अक्षर बना लिया है, वो है दीर्घ आ। अब जो हमारा पूर्व पद था उसको हम वापस से मिला लेते हैं। देखिए, जब हमने
अंतिम जो जो हमारा देव पद है या देव शब्द है, इसमें से हमने पहले क्या निकाल लिया था, यहाँ पर आ निकाल लिया था पहले ही संधि करने के लिए। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये जो वा है वो आधा बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि उसका स्वर तो हमने पहले ही निकाल दिया। अच्छा, यहाँ जो आलया है, यहाँ से भी हमने देखिए दीर्घ आ पहले ही ले लिया। यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, इस तरफ केवल लया बचेगा। ठीक है, इस प्रकार अब हम क्या करेंगे, इन सब को जो है आपस में मिला देते हैं। एक मिनट को जूम ही करते हैं ताकि स्क्रीन पे ठीक से दिखाई दे। चलिए अब इनको क्या करेंगे हम आपस में, ये जो तीनों मान लीजिए शब्द हैं, इनको हम आपस में मिला देते हैं। तो क्या होगा, दे का रहेगा दे। और अब देखिए यहाँ पे वह जो है व्यंजन है, और याद रखिएगा व्यंजन के बाद अगर कोई स्वर आता है तो वो व्यंजन जो है उसमें जाके मिल जाता है। तो जो आधा हुआ था, हलंत हुआ था, उसमें अगर हम दीर्घ आ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, दीर्घ वा, तो बन जाएगा देवा। और अंत में हमारे पास क्या बचा, लयहा, तो क्या बन गया, देवा लयहा। इस प्रकार हमारा जो शब्द था क्या था, देव प्लस आलयः, वो बन गया है देवालयः। इसी को हम कहते हैं दीर्घ संधि। ठीक है, तो इसको आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए एक और उदाहरण से हम समझते हैं, दूसरे उदाहरण से। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा कठिन पद ले लेता हूँ। विद्या आलयः। ठीक है, विद्या प्लस आलय, ये मैंने जानबूझ के लिया है क्योंकि आप लोगों की पढ़ने की स्पीड बहुत अच्छी है, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ चलिए, अब कोई भी व्यक्ति माइक खोले और बताए कि जो विद्या, इसका जो पहला पद है ना, ये तो समझ रहे हैं आप, ये विद्या पहला पद है, दूसरा आलय, दूसरा पद आलय है, संधि। और याद रखिए संधि हमेशा कहाँ होती है, पहले पद के अंतिम वर्ण में, दूसरे पद के पहले वर्ण। तो जो विद्या शब्द है इसका अंतिम वर्ण क्या होगा, कोई भी बता दे एक। आ जी आ हाँ, दीर्घ बड़ा आ होगा, दीर्घ आ। अच्छा चलिए, ये तो बता दिया आपने, बड़ा सरल सा दिख रहा था बोल के। ये जो द्या लिखा है इसमें कौन कौन सा वर्ण है, द्या में है प्लस या। द हलंत जी वैसे य। ही हाँ, या भी क्या कर देंगे हलन। बहुत बढ़िया, मतलब आप हाँ पुराने हलंत पाठों को पढ़, और दीर्घ आ, ये मिला के दिया हो हाँ जाएगा। दीर्घ आ तो है ही ये। बहुत बढ़िया, बस यही इसलिए मैंने विद्या शब्द जानबूझ के लिया था। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपको याद है। हाँ, तो अब यहाँ पर हमने क्या ले लिया, विद्या का दीर्घ आ, और यहाँ पर की संधि पहले पद के अंतिम वर्ण में, दूसरे पद के पहले वर्ण में। तो यहाँ से क्या हुआ, दूसरे, अरे अरे क्या हुआ भाई, ये क्या चाहिए हो गया, तो चलिए क्षमा करें। तो दूसरे पद का पहला वर्ण हमने ले लिया आ। अब इन दोनों को हम मिला देते हैं। तो देखिए, आ और आ को मिलाएंगे तो भी हमें क्या प्राप्त होगा, दीर्घ आ प्राप्त होगा। अच्छा, यहाँ पर क्या है देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर जो हमने पहला नियम पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ह्रस्व आ के बाद, सॉरी नंबर 1 था, ह्रस्व आ के बाद अगर दीर्घ आ हो तब तो क्या होगा, दीर्घ आ होगा। लेकिन समस्या यहाँ पे यह आ रही है कि यहाँ भी दीर्घ आ है, यहाँ भी दीर्घ आ है भाई, ऐसे में क्या करें। तो चाहे इस तरफ दीर्घ हो, चाहे इस तरफ दीर्घ हो, चाहे इस तरफ ह्रस्व हो, चाहे इस तरफ ह्रस्व हो, दोनों ही स्थितियों में मतलब आ और आ के मिलने पर हमेशा दीर्घ आ ही बनेगा। इसको याद रखिएगा, चाहे इधर आ हो, चाहे इधर आ हो, चाहे ह्रस्व हो, चाहे दीर्घ हो, दोनों स्थितियों में क्या बनेगा, दीर्घ आ ही बनेगा। अब हम एक काम करते हैं कि जो सूत्र हमने लिखा है इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख देते हैं। सूत्र को आप याद रख लीजिएगा, क्या हो जाएगा हमारा सूत्र कि अ यानी ह्रस्व आ और दीर्घ आ, इन दोनों के बाद, ठीक है, अगर क्या हो, ह्रस्व दीर्घ, सॉरी ह्रस्व आ अथवा दीर्घ आ, मतलब या तो, या मान लीजिए एक तरफ ह्रस्व हो एक तरफ ह्रस्व हो तब भी दीर्घ आ बनेगा, एक तरफ दीर्घ हो दूसरी तरफ ह्रस्व हो तब भी दीर्घ आ बनेगा। और अगर एक तरफ इस तरफ मान लीजिए दूसरे पद में दीर्घ आ है और यहाँ पर दीर्घ आ है तब भी दीर्घ आ ही बनेगा। तो ये हमने नियम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। अब हम आते हैं हमारे उदाहरण पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि विद्या का हमने लिया आलया का हमने लिया आ, दोनों को मिलाया तो क्या बन गया, दीर्घ आ। उसी पे चलते हैं हमारे तो जोड़ने पे, तो क्या बन जाएगा हमारा, विद्या। अब देखिए यहाँ पर दीर्घ था पहले से ही,
लेकिन ये आ तो चला गया, हमारे पास अब केवल कितना बचा है, दीर्घा बचा है। दीर्घा को मैंने द्या में मिला दिया तो बन गया विद्या, और आलया में से ये आ चला गया तो क्या बचा, लयः। शब्द क्या बन गया, विद्यालयः। आई थिंक इससे आपको स्पष्टता आ गई होगी। चलिए एक और उदाहरण मैं दे देता हूं। दूसरा हम उदाहरण लेते हैं, प्र प्लस आचार्यः, या फिर मैं चाहूंगा कि आप लोग उसको करके बताएं मुझे, लेकिन देखूंगा कैसे भाई। हाँ चलो मैं एक काम करता हूँ, वहीं पे आता हूँ वॉइस में। स्टॉप शेयरिंग। हाँ चलिए अब आप जो है फटाफट मुझे 1 सेकंड के अंदर करके बताएं क्या बनेगा, प्र प्लस आचार्य। प्राचार्य। हाँ लिखना है भाई, लिखना है, लिखना है, लिख अभी अब किसे लिख के दिखाना है। और जिनको हिंदी लिखना नहीं आती वो गूगल बाबा जी से बोल दें, ने उससे जो टाइपिंग आप करते हैं वो आपको लिख के दे देगा। जब तक मैं और उदाहरण ढूंढता हूँ मेरी हाँ बहुत बढ़िया प्राचार्य, हाँ बहुत बढ़िया, सही, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। और अच्छा, अब मैं 2-3 उदाहरण यहीं पे लिख रहा हूँ, आप लोग उसको करके बताइएगा, ठीक है। दैत्य प्लस अरि, ये हमारे उससे ही हैं, हमारे ग्रंथों से, ठीक है। पहले इसका बताएं, दैत्य प्लस अरि, और दूसरा आप बताएं च प्लस अपि। चलिए बताएं फटाफट, 2 मैंने भेज दिए हैं। हाँ देखिए मैंने दैत्यारी सोनी जी, आपकी लिखने में थोड़ी सी समस्या हो रही है शायद, कोई बात नहीं। लेकिन अगर रा हमारा ह्रस्व ई इकार है तो आपने जो उत्तर दिया है वो सही तो दिया है, लेकिन उसमें आपने दीर्घ लगा दिया। हाँ दूसरा सही है आपका चापी, इसमें भी आपका ह्रस्व इकार होगा, कि अपी में देखिए ह्रस्व ई है। हाँ बहुत सही उत्तर है। और कोई अन्य लिखे हैं फटाफट। अच्छा ये उस्ताद अरबी का, अरे ये तो संस्कृत पढ़ रहे हैं, क्या बात है, अरबी के उस्ताद हैं क्या बात है। चलिए इन्होंने भी उत्तर सही दिया है, परंतु एक बार मैं आप लोगों के कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर जो है क्या करता हूँ, उत्तर सही से लिख देता हूँ। तो पहले का उत्तर है ये दैत्यारी, और दूसरे का उत्तर होगा चापी। और ये चापी शब्द कहाँ आया है, हमारे श्रीमद् भगवत गीता में। वहाँ कहते हैं ना, एक वो कुमार विश्वास बोलता है कि त्वया चापी मया चापी, तो ये चापी वहां पे आया है, लेकिन वहां चापी का अर्थ दूसरा है, ठीक है, तो उसको तो उस प्रकार से मत लीजिएगा। पहले का है दैत्यारी, दूसरे का है चापी, तो मैं समझता हूँ आप लोग उसको अच्छे से सीख गए होंगे। चलिए अब हम आते हैं हमारे दूसरे आज खत्म कर देते हैं दीर्घ संधि। आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। या तो करके नहीं, खैर मत के लिए। और भी कुछ लिख रहा है शायद, 1 सेकंड देखिए कहाँ है। ये रहा, चा मतलब और अभी मतलब थी, क्या बात है जी, बहुत बढ़िया, ये आप अव्यय भी सीख गए हैं। आइए हम पढ़ेंगे आगे वाली क्लासों में। हाँ जी कोई बात नहीं सोनी जी, चलता है, आप सीख रहे हैं यही मेरे लिए बड़ी बात है। चलिए हम आते हैं पुनः अब अगले उदाहरण की तरफ। तो ये प्रक्रिया आप समझ गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है, यही मुझे समझानी थी, इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन रहता है। चलिए हम आते हैं, अब लिखना बंद कर दें क्योंकि मैं देख नहीं पाऊंगा। तो प्र प्लस आचार्य क्या हो जाएगा हमारा, प्राचार्य, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए अब हम आते हैं हमारे दूसरे वाले। तो देखिए क्या हो रहा था वहां पे अभी, अरे कहाँ गया वो चार्ट, छोड़ो उसको। हाँ अभी देखिए, अब मैं चार्ट नहीं दिखा रहा हूँ, आप लोग अपने दिमाग में उसको बनाएं। अभी क्या हुआ, जो आ और आ है, ये परिवार आपस में लड़ भिड़ लिए, और इसमें जो है बड़ा भाई जीत गया।
आ बन गया। अब जो बगल वाला घर था, किसका घर था वो? ह्रस्व ई और ह्रस्व दीर्घ ई का। इन लोगों को भी लड़ाई देखकर लड़ने का मन हो गया कि भाई चलो ये लड़ रहे हैं तो हम भी आपस में लड़ते हैं। अब ये जो है लड़ना शुरू हो गए। कैसे लड़ते हैं, चलिए आइए देखते हैं इनकी लड़ाई को हम उदाहरण के माध्यम से सीधा समझेंगे। उदाहरण है कपि प्लस ईशा। कपि प्लस ईशा, ठीक है। अब जैसे कि आप अब मैं यहाँ पे ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, फटाफट बताऊंगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप अलग से लिख दीजिएगा, फिर आपको मैं दोबारा से कल की कक्षा में। तो पहला पद है कपि, और कपि पद का अंतिम वर्ण आप देख रहे हैं क्या है? ह्रस्व ई, सबको पता चल रहा है। और जो दूसरा पद है इसका प्रथम वर्ण क्या है? दीर्घ ई, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं संधि हमेशा प्रथम पद के अंतिम वर्ण में और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण। अब जैसे कि आ और आ मिला के दीर्घ हो रहा था, उसी प्रकार ई और ई मिलाकर भी क्या हो जाएगा? दीर्घ ई हो जाएगा। तो हम दीर्घ ई बना देते हैं। चलिए भैया, तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे? क्या बचा? क और प बचा, ठीक है, क्योंकि ई तो हमने निकाल दिया। और अब इन दोनों को मिला के क्या आ गया है हमारे पास? ई, दीर्घ ई आ गया है। और यहाँ से हमने द्वितीय पद से ई तो ले लिया था, तो हमारे पास यहाँ पे, सॉरी प्लस नहीं लगाना था मुझे, दूसरे पद से हमारे पास क्या बचा? सा बचा। इन सबको हम मिला देते हैं। इस प्रकार मिलाएंगे, देखिए का रहेगा का, पा को मिलाया स्वर में तो बन गया पी, और हमारे पास साह था तो बना लिया हमने कपी सहा, ठीक है। तो इस प्रकार क्या बन गया? कपी सहा। चलिए एक दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको दो दो उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको समस्या ना हो। हाँ चलिए दूसरा, एक सेकंड, हाँ दूसरा देख लेते हैं। नदी प्लस ईशा। अच्छा देखिए, जिस प्रकार आ में हो रहा था कि चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, दोनों मिलके बनेंगे दीर्घ ही। नदीशा देख लेते हैं। नदी शब्द का प्रथम अंतिम वर्ण है दीर्घ ई, और ईशा शब्द का अंतिम, सॉरी प्रथम वर्ण है दीर्घ ई। दोनों को दीर्घ मिलाएंगे तब भी क्या बनेगा? दीर्घ ई ही बनेगा, ठीक है। इस प्रकार दीर्घ ई बना दिया। हमारे पास यहाँ क्या क्या बचा? नद और आधा दा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा हमारे पास? बीच में क्या आ गया? दीर्घ ई आ गया। और यहाँ पर बचेगा हमारे पास सा, ठीक है। इस प्रकार तो अब इन तीनों को, चारों को मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा? ना का ना, दा में जो ह्रस्व हलंत दा है इसमें दीर्घ ई मिलाएंगे तो बनेगा, ये क्या हो रहा है, चलिए, तो जो हलंत दा है उसमें हम दीर्घ ई मिलाएंगे तो बनेगा दीर्घ दी, और आ जाएगा सा, तो हो जाएगा नदीश। तो इस प्रकार आप जो है बना सकते हैं। खैर अभी मैं आपको अगर और उदाहरण चाहते हैं तो मैं दे देता हूं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े? जी चलिए हम गुरु एक, हाँ आगे बढ़ते हैं फटाफट। हम आते हैं हमारे चौथे वर्ण पे। तो देखिए नंबर, अब देखो आ और ई लड़ लिए, ठीक है। और उसके बाद अब बगल में कौन रह रहा है उनके? ऊ रह रहा है ना, ऊ रह रहा है ना, वो वाला परिवार है। ये भी भाई, इनने भी कहा हम भी लड़ते हैं, तुम क्यों लड़ रहे हो, हमको भी मजा आएगा लड़ने में। ये लड़ना शुरू कर दिया। तो अब ये लड़ेंगे तो इनको उदाहरण से समझते हैं, ठीक है। तो एक उदाहरण दे रहा हूँ उसका, आप समझ गए। तो इसका है सु प्लस उक्ति। सु प्लस उक्ति। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ, पहले जो पहला पद है सु, इसका अंतिम वर्ण है उ, ह्रस्व। और उक्ति का जो प्रथम वर्ण है ये वाला, प्रथम वर्ण लेना है दूसरे पद का प्रथम वर्ण, तो वो भी क्या है? उ। दोनों को आपस में मिलाएंगे क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इस नियम को याद रखिए कि अगर उ के बाद उ हो, याद ये रखना है आपको कि आ के बाद आ ही होना चाहिए दीर्घ में, ई के बाद क्या होना चाहिए? ई ही होना चाहिए। और यहाँ तीसरे नंबर पे उ के बाद क्या होना चाहिए? उ ही होना चाहिए। अगर समझने के लिए, अगर मान लीजिए किसी के मन में डाउट आ रहा हो कि भाई अगर आ के बाद ई आ गया तब क्या करना है, तो वो हम आगे वाली संधि में पढ़ेंगे, है ना। तो इसको थोड़ा सा आप धैर्य रखिएगा। तो अब हम यहाँ पे सूक्ति पढ़ रहे हैं। हमने उ और ऊ को मिला के दीर्घ ऊ बना दिया। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा था? आधा सा। क्यों? क्योंकि उसका ऊ तो हमने ले लिया। अब इन दोनों को मिलाने मिलाने पर दीर्घ ऊ इसके स्थान पर आ गया। और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है? आधा का और ह्रस्व टी। अब इन सबको हम मिला देते हैं।
क्या हो गया, सा में हमने ऊ मिलाया तो बन गया दीर्घ है तो दीर्घ सु, आधा का और ती बन गया सूक्ति। ठीक है, चलिए इसका एक और उदाहरण नहीं दे रहा हूं मैं, एक ही दे रहा हूं, ठीक है, वो आप लोग ढूंढ ढूंढ के लाएंगे अब। हाँ, अगला है हमारा, वो है रिकार। ठीक है, इसके प्रयोग बहुत कम देखने को मिलते हैं। अरे ज्यादा डबल बना दिया मैंने, री। ठीक है, री है और दीर्घ री। इसका भी वही नियम है कि यदि री के बाद री वर्ण आ जाए, जैसे कि उदाहरण के लिए हम देखते हैं पितृ, तो ये पितृ शब्द जो है, पिता, हम लोग बोलते हैं ना पिता, तो पिता का जो मूल है वो यही है पितृ। तो पितृ, और यहाँ पे हम ले रहे हैं ऋणम। ऋणम, ऋणम का मतलब था कर्ज। हाँ, क्या इंग्लिश में पता नहीं भगवान जाने क्या। हाँ, जो भी है, तो पितृ प्लस ऋणम। तो अगर आप अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो पहला पद है पितृ, इसमें जो त्रि है इसका अंतिम वर्ण क्या होगा, त। और देखो इस तरफ जो मात्रा लगती है उसको हम कहते हैं री। तो यहाँ पर जो त्रि है इसका अंतिम वर्ण क्या हुआ, री हुआ। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि जो पितृ शब्द है इसका अंतिम वर्ण है ऋकार, और दूसरा जो पद है ऋणम, इसका पहला वर्ण लेना है, तो ये भी क्या है, ऋकार है। ठीक है, अब दोनों को आपस में मिला देते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास। तो हमने सीखा है कि अगर एक समान वर्णिक स्वर के बाद दूसरा समान स्वर आए तो क्या हो जाता है, उसका दीर्घ हो जाता है। तो हमने इसका दीर्घ कर दिया। चलिए इन सबको हम मिला देते हैं। किस प्रकार मिलाएंगे, पितृ, अब पिता में से हमने तो त्रि में से री तो निकाल लिया था, तो यहाँ बचेगा आधा ता, और यहाँ पर हमारे पास बचा है, सॉरी बीच में आ जाएगा हमारे री, ये दीर्घ हो के आ गया है, और यहाँ पर हमारे पास बचा णम। तो अब इन सबको हम क्या करते हैं, आपस में मिला देते हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा ऐसे करते हैं। चलिए सबको आपस में मिला देते हैं। तो पी का पी और ता हलंत, सॉरी व्यंजन है, व्यंजन के बाद अगर कोई स्वर वर्ण आता है तो वो व्यंजन जो है स्वर में मिल जाता है। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, पितृ, और चूंकि दीर्घ है तो दीर्घ के लिए मैंने सिखाया था 2 बार ऐसे घुमा देना। अगर ह्रस्व है तो इस प्रकार, एक सेकंड, okay? हाँ, अगर ह्रस्व है तो इस प्रकार, दीर्घ है तो इस प्रकार। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 मात्राएं लगा देंगे। ठीक है, तो त्रि में 2 मात्राएं लगा दी, और यहाँ पर हमारे पास अब क्या बचा है, ऊपर यहाँ आप देख रहे हैं, सेकंड, ये तो णम, तो हमारा हो जाएगा पितृणम। बोलेंगे कैसे, पितृणम। ठीक है, यानी पिता का ऋण जो सबको चुकाना होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारे चारों वर्णों के उदाहरण थे। एक बार आपको मैं फटाफट वो नियमों को दोबारा से बता देता हूं। तो क्या था पहला नियम, कि यदि अवर्ण के बाद, है ना, या अवर्ण के बाद ह्रस्व आ अथवा दीर्घ आ आए तो क्या होता है, दीर्घ आ होता है। इसी प्रकार ई में होगा, मैं यहाँ केवल एक ही लिख रहा हूँ, आप समझ लेना 2 हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, दीर्घ ई होगा। इसी प्रकार उ के बाद अगर उ वर्ण आता है तो क्या हो जाएगा, दीर्घ उ हो जाएगा। उसी प्रकार अगर री के बाद री आता है तो क्या हो जाएगा, दीर्घ री हो जाएगा। इस प्रकार ये हमारी, इसका नाम है जैसे कि दीर्घ संधि। ये काम क्या करती है, दीर्घ करती है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमें सीखना है, सबको सीखना है, जो मैं आपको अब सिखाने लगा हूँ, ये तो सब समझ लीजिए बेसिक बस था। तो हमारे जो ग्रंथ हैं उसमें क्या है, जो शब्द हैं वो कैसे दिए रहते हैं, जुड़े हुए दिए रहते हैं। वो आपस में ऐसे, हम जैसे हमने अभी सीखा, कैसे हमने, जैसे मान लो सीखा हमने तू प्लस उक्ति, ऐसे नहीं लिखे रहते ग्रंथों में, ऐसे नहीं लिखा रहता कि प्लस करके लिखो, वहां तो सीधा लिखा रहता है सूक्ति, ऐसे। अब हम पहचानेंगे कैसे कि इसमें कौन कौन से वर्ण हैं, अथवा मैं यूं कहूं कि हमने अभी संधि करना तो सीख लिया है, ठीक है, लेकिन संधि विच्छेद कैसे करना है। इस धर्म ग्रंथों में तो सारे शब्द जो हैं कैसे रहते हैं, संधि युक्त रहते हैं। तो अब इसकी पहचान कैसे करें, तो याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताने लगा हूं कि जहां पर भी, जिस, फिलहाल समझने के लिए, अभी के लिए मान लें कि जिन वर्णों में कहीं पर भी दीर्घ आ हो, दीर्घ ई हो, अथवा दीर्घ उ हो,
और एक और हमने जो अभी सीखा है दीर्घ री, ये 4 वर्ण हो वहां पर कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, अब आप तोड़ेंगे कैसे इनको, ठीक है। तो एक मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, पहले अ वाला दूंगा, ठीक है। एक सेकंड, इसमें दिया नहीं है, चलो मैं ऐसे एक लिख देता हूँ अपने मन से ही, देवा शीशा, देवा, ठीक है। चलो अब ये संधि विच्छेद करना सबसे महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से ध्यान से समझिएगा, फिर आप संधि में कभी दीर्घ संधि में कभी आपको समस्या नहीं। अब यहाँ पे हम देखें देवाशीष पूरे वर्ण में एक तो दीर्घ ई है, दूसरा है दीर्घ आ, ठीक है। मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, इसीलिए कई लोगों ने तो शायद संधि विच्छेद कर भी लिया हो, क्योंकि हमें बेसिक से समझना है इसलिए बेसिक समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए अभी हमने सीखा कि जहां पर जिस पद में दीर्घ आ हो, दीर्घ ई हो, दीर्घ उ हो और दीर्घ री हो, ये चारों वर्ण हो वहां पर दीर्घ संधि होती है। अब समस्या यहाँ ये आ गई कि यहाँ पर दीर्घ ई भी है और दीर्घ आ भी है, वही संधि विच्छेद करें कहाँ से, इसका संधि विच्छेद करें। अब यहाँ पर हम गणित के नियम को लगा लेते हैं, क्योंकि देखिए हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, प्लस जोड़ना घटाना गणित में आता है। तो गणित में जब किसी संख्या को, मान लीजिए मैं एक संख्या लेता हूँ 4 5 7 3 2 1, इनको अगर मुझे जोड़ना होगा तो मैं कहाँ से जोड़ूंगा, मैं इकाई से जोड़ूंगा, पीछे से जोड़ूंगा। हम यहाँ से इसको पीछे से तोड़ते हैं, तो चलिए तोड़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दीर्घ ई है, तो अब यहाँ पर हम उल्टा नियम अप्लाई करेंगे। कैसा नियम अप्लाई करेंगे, देखिए संधि करते समय हमने सीखा कि जब जहां पर दीर्घ ई है तो उसका मतलब सीधा सा है कि पहले पद में ई होगा और दूसरे पद में भी क्या होगा, ई होगा, तभी ना जाके वो दीर्घ हुआ है। अगर ई नहीं है कुछ और है तो फिर दीर्घ हो ही नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ पर दोनों दोनों तरफ क्या होगा, दीर्घ ई होगा। इसको हम एक बार तोड़ लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले पूरे में लिख देंगे शुरू का, जहां पर, अच्छा तोड़ना कहाँ से है, जहां से उसको हमने बनाया है, जहां से वो बना है। पूरा मैं पढ़ने पहले लिखता हूँ देवा शा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, या तो ह्रस्व लगा दीजिए या दीर्घ लगा दीजिए। फिलहाल के लिए मैं दीर्घ लगा देता हूँ। क्या बन गया हमारा, देवासी। और ये हो गया हमारा पहला पद, और पहले पद के अंत में देखिए यहाँ पर देवासी में ई भी हो गया। और अब यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर बचा है सहा। और चूंकि हम जानते हैं कि दीर्घ संधि तभी होती है जब पहले पद में ई हो और दूसरे पद में ई, तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, ये वाला ई भी दीर्घ लिख देते हैं। एक सेकंड, ये थोड़ा ओवरलैप हो रहा है, चलिए तो यहाँ पे हम दीर्घ ही लिख देते हैं। इस प्रकार हमारा विच्छेद क्या बन गया है कि देवासी ईशा। क्या ये सही विच्छेद है, तो इसका उत्तर है नहीं। इसका ज्ञान हमें कैसे होगा, इसका ज्ञान हमें अध्ययन से होगा। जब हम इन शब्दों को पढ़ेंगे, है ना, जैसा कि हमने सीखा भी है कि भाई देखो अगर हम कई सारे वर्णों को आपस में मिला देते हैं ना, आ का जा हमने मिला के देखा था, अगर उन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो वो जो है शब्द नहीं कहलाएगा, वो पद नहीं कहलाएगा। ऐसे देवासी जो है इसका कोई अर्थ नहीं बन रहा है, ऐसे ईसा है इसका कोई अर्थ नहीं बन रहा है, इसलिए ये जो हमारा विच्छेद है ये क्या है, कैसा है, गलत है। तो ये हमने एक विच्छेद की विधि सीखी। अब हम आते हैं हमारे दूसरे वाले वर्ण पे। हमारा शब्द था देवा ईशा, तो ये पहला वाला तो ये हमारा फेल हो गया। अब हम आ जाते हैं वा, आ, दीर्घ आ है यहाँ पर, तो दीर्घ आ से विच्छेद करते हैं। तो चलिए भैया करते हैं। तो पहला देखिए, दो पद हम बना लेते हैं। तो पहले में आ जाएगा दे, और ये जो वाह है यहाँ पर हम वाह लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद, अच्छा एक चीज और जो आपको ध्यान रखनी है, कभी भी जब आप विच्छेद करें तो हमेशा पहले ह्रस्व आ को प्रेफरेंस दें। उससे होता क्या है, अगर यहाँ पे मैं पहले से दीर्घ लिख दूंगा तो ये वाक्य हो सकता है गलत भी हो। अच्छा तो मैं ह्रस्व क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए शब्द मेरे दिमाग में मेरे पढ़ा हुआ है तो ये तो सही हो जाएगा, अगर गलत भी है तो मैं क्या करूंगा, बाद में एक इसको दीर्घ बनाने में मुझे समस्या नहीं होगी। तो इसलिए हमेशा ह्रस्व आ ही लिखें। मैंने लिख दिया देव, और यहाँ पर अब देखिए जब पहले पद में अंत में आ गया तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, आ। तो पहले मैं क्या करता हूँ, ह्रस्व आ लिख लेता हूँ, और फिर बाद में जो वर्ण बचे हैं, क्या क्या बचे हैं, शी और शाह, तो हो जाएगा अशीशाह। अच्छा अशीशा जैसा कोई शब्द तो हमने सुना नहीं भाई हमारे अध्ययन में, तो क्या करेंगे हम इसको दीर्घ बना देंगे। हो गया आशीषा। हमारा विच्छेद क्या बन गया, देव प्लस आशीषा। तो ये देवाशीष का क्या हो गया, विच्छेद। ये विच्छेद करना हमको सीखा।
चलिए एक और उदाहरण हम लेते हैं ताकि आप लोगों को स्पष्टता हो, क्योंकि समय हो गया है इसलिए जल्दी समाप्त करेंगे। तो चलिए हम ये ले लेते हैं। ओके, या एक काम करें, पहले आप लोग करके दिखाएं मुझे, ठीक है? थोड़ा सा कठिन है और सरल भी है। महिषः, बताएं इसका क्या विच्छेद होगा? बोल के बता दीजिएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा। महिषा आपके सामने उदाहरण है, इसका विच्छेद आप क्या कर सकते हैं? अगर यहाँ पर ई वाला उदाहरण है ना, क्योंकि दीर्घ ई है, और मैंने जानबूझकर ये दिया है क्योंकि यहाँ पर एक ही है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पर केवल दीर्घ ई है, और जहाँ पे दीर्घ ई हो वहां पे दीर्घ संधि। तो आपको बताना है कि यहाँ पर इसका विच्छेद क्या है। जी कोई बताएं, सुन रहे हैं क्या आप मुझे? चलता है। हाँ जी, बताएं बताएं क्या होगा इसका विच्छेद? एक सेकंड, हाँ क्या लिख दूं मैं? म, यहाँ तक तो मैंने, अब इसमें मैं ह्रस्व लगाऊं या दीर्घ लगाऊं, कौन सी वाली लगाना है बताइए? हाँ ह्रस्व मतलब इस मही तरफ लगाऊं या दीर्घ तरफ लगाऊं? दीर्घ। दीर्घ लगाएंगे, वेरी गुड। चलिए एक बार हम दोबारा इसको लिख देते हैं कि मही, इस प्रकार ये हो जाएगा, है ना? चलिए आगे। हाँ, यहाँ भी ई होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? ये लिख देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? ह्रस्व लगाएं या दीर्घ लगाएं? दीर्घ दीर्घ लगाएं। दीर्घ। हाँ, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि ईशाह शब्द नहीं होता, ईशा होता है। इस प्रकार जो महिषाह शब्द था, इसका क्या हो गया? विच्छेद हो गया कि मही, मही किसको बोलते हैं? धरती, पृथ्वी का एक नाम मही है। तो धरती का जो ईश है, ईश मतलब स्वामी, राजा। तो धरती का राजा कौन होता है? राजा ही होता है। तो बोलेंगे हम महिषाह। तो इस प्रकार आप विच्छेद करना सीख गए हैं, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा हो आज की कक्षा। अब आपको मैं जो काम दे रहा हूँ वो ये है, ध्यान से सुनिएगा। आज का होमवर्क तो सबको करके लाना जरूरी है, तभी मैं समझूंगा कि मेरा जो इतना 1 घंटे का प्रयास है वो सफल। करना क्या है कि हमारे जो तुर्त जी हैं, या अभी हमारे जो मैड राइनो भाई हैं, उन्होंने हमने कुछ दिन पूर्व नीति शतकम इस ग्रंथ का अध्ययन किया था। तो वहां पर उस ग्रंथ में जब जो व्याख्या है उसके नीचे बढ़िया से व्याकरण का जो पूरा प्रभाग भाग करके दिया रहता है, उतनी मेहनत आप लोग करें। उस नीति शतकम, अगर तुलसी जी या क्या बोलते हैं, मैं डाइनो भाई मेरी बात सुन रहे हैं, तो निवेदन है कि वो जो है इस पुस्तक को हमारे ग्रुप में पीडीएफ के रूप में भेज दें, ताकि सारे लोग जो हैं उसमें से हर एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 3, कम से कम बोल रहा हूँ 3, अधिक से अधिक आप जितने चाहें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कम से कम 3 उदाहरण दीर्घ संधि के खोज के लाए। चाहे तो विच्छेद कर लाए, और चाहे तो, या फिर एक काम करें, आप विच्छेद करके लाएं और शब्दों को लिख के लाएं, 3 शब्द। तो ये आपका कल का गृह कार्य है। आशा है कि आप लोग इस पर ध्यान देंगे और करेंगे। और आप चाहें तो नीति शतकम से ना भी करें, क्योंकि मैं सरलता के लिए बता रहा था, क्योंकि इसमें ऑलरेडी दिया है। और ना भी करें तब भी आप जो है कहीं से भी आपको 3 शब्द तो दीर्घ संधि के लेके आने। चलिए धन्यवाद, आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं।